आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमने इससे पहले के वीडियो में जो आपको इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, यानी सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसको जो डिस्कस किए थे, उसको पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया था, लिखा था, उसको एक ब्रीफ डायग्राम से हम चाह रहे हैं कि प्रेजेंट कर दें। ये डायग्राम हमारा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले उसका हम एक डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या इसेंशियल्स हैं, यानी कौन सा रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको फुलफिल करना जरूरी है फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। In other words, an agreement becomes legally enforceable if these elements are fulfilled. ये requirements जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था, दो हेड में बटे हुए हैं। requirements under section 10 of Indian Contract Act 1872 and other requirements arising from court judgments. तो आइए सबसे पहले इस पिक्चर को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, free consent, lawful object, lawful consideration, not expressly declared to be void, at least two parties, intention to create legal obligations, other formalities, certainty of the meaning, possibility of performance। ये अदर हेड के रिक्वायरमेंट्स हैं और ये सेक्शन 10 का रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सब चीजें मिल जाते हैं किसी भी एग्रीमेंट में, यानी किसी भी एग्रीमेंट में अगर ये सब चीजें मौजूद हैं तब वो एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है। यानी फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, these elements must be present in that agreement. Otherwise, such an agreement would not become a valid contract. Hence, they are called essentials of a valid contract. Under section 10, there must be an agreement, no contract. A contract results from an agreement. So there must be an agreement. The parties to that agreement must be competent to contract, and the consent of the parties must be free from coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and of course mistake. The object of that agreement and the consideration involved that agreement must be lawful, must be something allowed by law, and of course such an agreement must not be on the list of agreements expressly declared void under contract law. कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है void. Such agreements can never become a valid contract, such as an agreement with a minor,
an agreement with a person of unsound mind, an agreement to do an impossible act, an agreement with uncertain meaning, an agreement opposed to public policy, an agreement in restraint of marriage, an agreement in restraint of trade, an agreement in restraint of legal proceedings. So these are agreements especially declared to be void. So for an agreement to become a valid contract, such an agreement must not be among these agreements. They are especially declared to be void under contract law. एंड उसके अलावा ये सब रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 10 था. उसके अलावा एटलीस्ट टू पार्टीज, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज टू एन एग्रीमेंट. ये कहां से आया था? ये रिक्वायरमेंट आया था रमन लाल एस एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में. जो कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें ये डिक्लेयर हुआ था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 पार्टीज होना जरूरी है. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. किसका इंटेंशन? पार्टीज का इंटेंशन. यानी द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस अमंग देमसेल्व्स. आप सब जानते हैं कि द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉर देमसेल्व्स. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट क्रिएट राइट एंड ऑब्लिगेशंस. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जस्ट प्रोवाइड्स प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस फॉर द पार्टीज टू क्रिएट लीगल एंड ऑब्लिगेशंस आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. एनीवे, तो सो ये केस ये कहां से आया था? आप तो जानते हैं बहुत ही लीडिंग केस है 1919 का, बाफर वर्सेस बाफर का. इस केस को मैंने इससे पहले के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं. हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई चीजों पर पॉइंट है, डाउट है, क्लैरिटी चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं. और मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अदर फॉर्मेलिटीज में क्या आता है? कुछ एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी रजिस्टर्ड. जैसे एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दे मस्ट बी रजिस्टर्ड. अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. कुछ एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, उसको ऑरल नहीं कर सकते. जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, दे मस्ट बी इन राइटिंग. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑरली बना दिए तो डेफिनेटली फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं हुआ, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर, डेफिनिट एंड नॉट वेग. क्लियर होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको करना है, कब करना है. एवरीथिंग in an agreement must be clear and clarity, बहुत ही clarity of the terms बहुत ही important है. Okay, possibility of performance. of course किसी भी एग्रीमेंट का जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसका टर्म्स मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म. अगर टर्म्स पॉसिबल नहीं होंगे परफॉर्म करना तो याद रखें वो एग्रीमेंट अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो शायद आपको ये एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा कि इसेंशियल्स क्या है किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए. तो आज हम अब शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आइए हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स का होंगे, इसके लिए सबसे पहला चीज ये जानना जरूरी है कि हम बेसिस क्या चूज करते हैं. अगर बेसिस बदलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स भी क्या होगा, बदल जाएगा. तो आइए हम लोग देखते हैं बेसिस. अगर बेसिस इनफॉर्सिबिलिटी लेते हैं, इनफॉर्सिबिलिटी, तो इसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, and of course unenforceable contract. देखिए मैंने बेसिस क्या चूज किया है? इनफॉर्सिबिलिटी. अगर इनफॉर्सिबिलिटी को आधार बनाते हैं
तो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होंगे? 5। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वायड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट एंड ऑफ कोर्स अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अगर बेसिस बदल दिया, बेसिस बना दिया फॉर्मेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, अगर बेसिस फॉर्मेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बेसिस परफॉर्मेंस बनाया तब क्या होगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी दो ग्रुप में बढ़ जाएगा, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। तो आपके सामने बोर्ड पर मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए हमको आधार चूज करना पड़ेगा। आखिर वो ग्रुपिंग कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? बिना बेसिस का, आधार का कोई ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जहां कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन की बात है, तो उसके लिए मैंने 3 बेसिस चूज किया। पहला बेसिस है इनफोर्सिबिलिटी, कोई लोग इसको वैलिडिटी भी बोलते हैं, चलेगा। इनफोर्सिबिलिटी, इनफोर्स यानी इनफोर्सेबल से बना है, टू मेक श्योर पीपल अवेयर रूल और लॉ, दिस इज कॉल्ड इनफोर्स। यानी कोर्ट जब प्रोमिसर को फोर्स करे कि तुम अपना प्रोमिस को फुलफिल करो, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, इट इज सेड टू बी इनफोर्सेबल। एनीवे, वहीं से इनफोर्सिबिलिटी आया। इनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट 5 तरह के होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, VOIDABLE, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल एग्रीमेंट, मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं किया, इलीगल एग्रीमेंट होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको आगे चलकर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वन बाय वन कर। बेसिस फॉर्मेशन यानी कैसे बनता है, बनाया जाता है, उस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट 4 तरह का होंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी QUASI क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, नया तरह का कॉन्ट्रैक्ट आया है। ओके, बेसिस अगर परफॉर्मेंस है यानी परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, फुलफिलमेंट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव यूनिलैटरल और बायलैटरल। अब हम लोग चलते हैं इसको डिस्कस करने, इसको काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने चीजों आपको मैंने पहले बोला है कि आपको जो भी ये वीडियो बना रहे हैं फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, ये पूरा इन डेप्थ, इन डिटेल, A to Z कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल इशू किया है, उसके हर एक पॉइंट को आपके सामने हम एक डिटेल्ड उसका डिस्कशन लाएं, ताकि आपको इससे फायदा हो। अगर किसी तरह का इसमें आपको दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है आपको, तो यू आर फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो कि इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एनीवे, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट a contract that is enforceable by law
at the option of both parties thereto is called a valid contract. देखिए, मैंने आपके सामने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन लिखा है, मीनिंग लिखा है। व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अगर दो पार्टी के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका क्या मीनिंग है, वो चीज को हम समझा रहे हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ या कोर्ट के द्वारा इनफोर्स हो जाए। एट द ऑप्शन ऑफ बोथ पार्टीज देयर टू, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पार्टी के ऑप्शन पे, यानी कोई भी पार्टी उसको इन्फोर्स करवा सकता है कोर्ट के थ्रू, दोनों में से कोई भी पार्टी, आइदर ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रखना जरूरी है, दोनों पार्टी के ऑप्शन पर। तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे बनता है? अ कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाइंग all the requirements under section 10 and other requirements become a valid contract. A contract satisfying all the requirements under section 10 and other requirements becomes a valid contract. A contract satisfying all the requirements under section 10. सेक्शन 10 के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है? कॉम्पिटेंट पार्टीज होने चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड के एग्रीमेंट्स में से बाहर होना चाहिए। एंड अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है? एटलीस्ट 2 पार्टीज होना चाहिए, पार्टीज का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल इंटेंशन क्रिएट कर रहा हो, इसका टर्म्स क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इसके टर्म्स को परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अदर रिक्वायरमेंट्स में, जैसे अगर रिक्वायरमेंट रजिस्टर्ड का है तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, इन राइटिंग है तो राइटिंग होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉन्ट्रैक्ट बनता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी। आइए इसको हम पहले समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, एक पार्टी है मोहन, दूसरा पार्टी है सोहन, बोथ पार्टीज है। अगर मोहन अपना प्रोमिस से बैक करता है, पीछे हटता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सोहन के ऑप्शन पर कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स हो जाएगा। या फिर सोहन ब्रीच करता है, यानी अपने प्रोमिस से पीछे हटता है, तो मोहन के ऑप्शन पर इन्फोर्स हो जाएगा कोर्ट के द्वारा, क्योंकि दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आइए इसको एग्जांपल से हम लिख के समझाते हैं। तो सो कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एंड एट द ऑप्शन ऑफ बोथ पार्टीज इज कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 10 एंड अदर रिक्वायरमेंट्स becomes a valid contract. एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मोहन एंड सोहन have a valid contract between them. ये मान लेते हैं कि मोहन और सोहन के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड, कैन गेट इन्फोर्स्ड बाय लॉ, बाय कोर्ट एट द ऑप्शन ऑफ मोहन इफ देयर इज ब्रीच ऑन द पार्ट ऑफ सोहन एंड वाइस वर्सा। दिस कॉन्ट्रैक्ट
being a valid contract can get enforced by law at the option of Sohan if there is a breach on the part of Mohan and वाइस वर्सा। देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मोहन एंड सोहन हैव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। अगर मान लेते हैं दो पार्टीज हैं मोहन एंड सोहन और दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। दिस कॉन्ट्रैक्ट बीइंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन गेट इन्फोर्स्ड बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ सोहन इफ देयर इज अ ब्रीच ऑन द पार्ट ऑफ मोहन एंड वाइस वर्सा। यानी अगर मोहन ब्रीच करता है, ब्रीच मतलब अपना प्रोमिस को फुलफिल नहीं करता है, कौन सा प्रोमिस, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में है, तो सोहन के ऑप्शन पर यानी सोहन के अपील पर ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स होगा। एंड वाइस वर्सा, यही केस अगर सोहन के साथ होता है यानी सोहन ब्रीच करता है तो मोहन के ऑप्शन पर कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स होगा। हेंस वी कैन से दैट देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मोहन एंड सोहन। अभी तक मैंने क्या बताया कि व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या बताया हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और थर्ड आपके सामने क्या दिया, एग्जांपल दिया। यानी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ बोथ पार्टीज देयरटू। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट यानी हाउ एन एग्रीमेंट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, an agreement satisfying all the requirements under section 10 of Indian Contract Act 1872 and other requirements becomes a valid contract। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज जे, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले मैंने मेंशन किया, किस चीज को डिस्कस किया, वैलिड को। जैसे मेरे माइंड में एज ए लॉ स्टूडेंट ऑफ लॉ टर्म वैलिड आता है, ये बात समझ में आ जाती है कि ये जरूर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। इसके जस्ट दूसरे एस्पेक्ट की तरफ चलें, अदर एस्पेक्ट की तरफ। जब टर्म वाइड आता है ये इंडिकेट्स करता है नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी वाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं होगा एट द ऑप्शन ऑफ आइदर पार्टीज देयरटू, यानी उसका कोई भी पार्टी कुछ भी कर ले वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। यानी जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट है इन मीनिंग, इन नेचर ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सवाल ये उठा कि इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यानी कुछ कंफ्यूजन अराइज हो जा रहा है। एक तरफ है कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफ है वाइड। वाइड का मतलब नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वाइड वर्ड आता है कि इसका मतलब हुआ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अभी तक तो हमने ये पढ़ते आया कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एलिमेंट्स है वो दो चीजों से बने हुए हैं, एक एग्रीमेंट, एक इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। फिर अब उसके आगे एक वर्ड जुट गया वाइड, नॉट इन्फोर्सेबल, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज हो जा रहा है। आइए इसको हम लोग समझते हैं आखिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट का सेंस कंसेप्ट क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, पहले आइए उसको हम लोग देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट becomes
void when it ceases to be enforceable by law. सेक्शन 2 क्लॉज जे का वर्ड्स बहुत ही क्लियर है. अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. क्या बन जाता है? वाइड. क्लियर है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में वो वाइड बना, यानी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना होगा उस समय तो एटलीस्ट वाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज हो रहा है बिकम्स. तो अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड व्हेन इट सीसेस, सीसेस मतलब स्टॉप, टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ. हमारे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना, स्वाभाविक कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है. परफॉर्मेंस से पहले किसी भी कारणवश अगर ये लॉ के द्वारा इन्फोर्स होना बंद हो गया, किन कारणों से होता है डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ये लॉ के द्वारा इन्फोर्स होना बंद हो गया तो जिस समय इन्फोर्स होना बंद हो गया उसी समय वाइड हो गया. मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग बिकमिंग not enforceable by law before its performance becomes void. यानी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा इन्फोर्स होना बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया. ये है सेक्शन 2 क्लॉज जे के वर्ड्स. अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड व्हेन इट सीसेस स्टॉप, यानी टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. सवाल उठता है कि ये लॉ के द्वारा इन्फोर्स होना कब बंद हो जाएंगे. तो a contract ceases to be enforceable by law when it becomes impossible to perform due to supervening impossibility या supervening illegality. A contract ceases to be enforceable by law when it becomes impossible to perform because due to supervening impossibility और इलीगलिटी. देखिए हमने यहाँ दो पार्ट में इस चीज को समझाने की कोशिश किया है. अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड व्हेन इट सीसेस यानी स्टॉप टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. जिस समय कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा इन्फोर्स होना बंद हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, यानी इसको दूसरे तरह से समझे, अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. सो अ कॉन्ट्रैक्ट सीसेस. अब सवाल होता है कि ये सीसेस कब स्टॉप इन्फोर्सेबल होना कब बंद हो जाएगा. अ कॉन्ट्रैक्ट सीसेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, यानी इसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए. क्यों हो जाए? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवेनिंग इलीगलिटी. सुपरवेनिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस है, यानी ये गैप है. दो पार्टीज इस पॉइंट पर आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सपोज कीजिए एक मोहन सोहन के लिए एक पिक्चर पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए तैयार हो गया फॉर ₹10,000 और ये प्रॉमिस करता है कि 10 दिन के अंदर वो पेंटिंग ड्रॉ कर सोहन को दे देगा 10,000 के बदले में. तो स्वाभाविक है जिस समय वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मोहन एंड सोहन द कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कितने दिन के बाद होने थे? 10 दिन के बाद. कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बट 10 दिन से पहले यानी प्रायर टू परफॉर्मेंस सुपरवेनिंग यानी बनने के बाद इम्पॉसिबिलिटी हो गया, मतलब मोहन मर गया. अब मोहन मर गया तो पेंटिंग को ड्रॉ करना इम्पॉसिबल हो गया. तो ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी इसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया. क्योंकि मोहन रहा नहीं तो पेंटिंग ड्रॉ कौन करेगा? अब जिस समय वो मरा मोहन और सोहन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो गया, बिकम्स वाइड. अब दिस कॉन्ट्रैक्ट कांट बी इन्फोर्स्ड
इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बाय सोहन या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोहन। दिस इज कॉल्ड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट जिस समय बनता है वैलिड रहता है, लेकिन बनने के बाद कुछ ऐसे इवेंट्स अकर होते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इलीगलिटी की कैटेगरी में लाते हैं। यानी इम्पॉसिबिलिटी हो गया कि कोई पार्टी मर गया। जैसे मान लीजिए कि अगर मिस्टर ए प्रॉमिस करता है मिस्टर बी को कि विद इन 1 मंथ 10,000 टी शर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप डिलीवर करेगा। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन 10 दिन के बाद मिस्टर ए के फैक्ट्री में आग लग जाता है, अब पूरा का पूरा फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बताइए क्या वो टी शर्ट को प्रोडक्शन करना पॉसिबल है? नहीं है। दिस इज नोन एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यानी कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद। क्योंकि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले यानी बनने के बाद अब परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसे इवेंट्स और इंसिडेंट्स हुए जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। यानी किसी भी पार्टी का ना कोई राइट्स रहा ना कोई ऑब्लिगेशन रहा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। दिस इज नोन एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। So a void contract is not enforceable by law. A void contract creates no rights, no obligations between the parties. And कोई भी पार्टी जो कि void contract का पार्टी है किसी तरह का लीगल रेमेडी का यूज नहीं कर सकता है। इम्पॉसिबिलिटी की बात करें, मिस्टर ए ऑफ इंडिया प्रोमिसेस टू sell 10 quintals of wheat to Mr. B of Bangladesh after 1 month. This is a valid contract. लेकिन prior to the performance, a war between India and Bangladesh breaks out, and of course, government of India puts a ban on the export of wheat. अब बताइए, चूंकि wheat के एक्सपोर्ट पर बैन हो गया, this is known as supervening illegality. बैन हो गया, इलीगल हो गया एक्सपोर्ट करना। अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। तो समझना बहुत आसान है। जब मेरे माइंड में वाइड वर्ड आएगा हम तुरंत समझ जाएंगे नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, नॉट क्रिएटिंग एनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नो लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल टू आइदर ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब हमसे कोई बोलेगा वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये बात समझ में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट तो बना था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन बनने के बाद कुछ ऐसे घटना घटे, कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ जो पार्टी के कंट्रोल से बाहर था, पार्टी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पार्टी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। लॉ कहता है जब इस तरह घटना घटे और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट को सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहा जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो सो अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, बिकम्स बन जाता है, यानी पहले से कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में वॉइड बना। मतलब a void contract is not made, a contract becomes void. एक void contract बनाया नहीं जाता है, एक contract void बन जाता है ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवेनिंग इलीगलिटी। यानी सुपरवेनिंग मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो या तो इम्पॉसिबल हो गया या फिर वो इलीगल हो गया। क्या इम्पॉसिबल हो गया, क्या इलीगल हो गया? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। तो कहा जाएगा जिस समय वो इम्पॉसिबल हो गया या जिस समय उसको परफॉर्म करना इलीगल हो गया, लीगली बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। सेक्शन 2 क्लॉज जे कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीसेस यानी स्टॉप टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट सीसेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या इलीगलिटी। यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए, इलीगल हो जाए। क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट जो है
जिसका परफॉर्म करना इलीगल, इम्पॉसिबल हो गया या इलीगल हो गया, वो डिस्क्राइब्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो सो आपको इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। पॉइंट्स अबाउट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होगा। एट द ऑप्शन ऑफ either of the parties thereto। उसके किसी भी पार्टी के ऑप्शन पर यह इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जबकि हमने वैलिड में पढ़ा था कि पार्टी, दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है, जबकि वॉइड के केस में ऐसा राइट अवेलेबल नहीं है। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट ऑप्शन ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज देयरटू, यानी दोनों में से कोई भी पार्टी चाहे तो इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है। ऑफ कोर्स इट क्रिएट्स नो लीगल ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स। किसी तरह का ये लीगल ऑब्लिगेशन और राइट्स नहीं क्रिएट करता है। नो लीगल रेमेडीज are available to the parties thereto। उसके जो भी पार्टीज हैं उनके लिए कोई लीगल रेमेडीज अवेलेबल नहीं है अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ऑफ कोर्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट is valid at the time of its formation। It becomes void subsequent to its formation due to supervening impossibility or illegality। A void contract is valid at the time of its formation, but it becomes void subsequent to its formation due to factors beyond the control of the parties। देखिए मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पॉइंट को आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज देयरटू। क्लियर है? अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो कोई भी पार्टी के ऑप्शन पर ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इट क्रिएट्स नो राइट्स नो ऑब्लिगेशंस, यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह का राइट्स और ऑब्लिगेशन को क्रिएट नहीं करता है। नो लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल टू द पार्टीज देयरटू। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज के लिए कोई लीगल रेमेडीज अवेलेबल नहीं है, यानी लीगली कुछ नहीं कर सकते एक दूसरे के अगेंस्ट में। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। इंटरेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। कब? जब बनता है तब। बट इट बिकम्स वॉइड सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन। बनने के बाद ये वॉइड हो जाता है, यानी नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। क्यों? ड्यू टू फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। कुछ ऐसे घटना घटते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिस पर पार्टी का कोई कंट्रोल, पार्टी का कोई रोल नहीं होता है। तो सो आपको सेक्शन 2 क्लॉज जे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वर्ड्स समझ में आए होंगे जो डिस्क्राइब करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट ऑल, बट इट इज वैलिड व्हेन मेड।
जब बनाए जाते हैं तब वह वैलिड होते हैं, सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन इट बिकम्स वॉइड, क्योंकि कुछ ऐसे घटना घटते हैं जिसके कारण इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल या फिर इलीगल हो जाता है। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Mohan agrees to draw a picture of Sohan for rupees 10,000 in next 5 days। मोहन और सोहन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट के तहत मोहन सोहन के लिए एक पिक्चर ड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाता है 10,000 के कंसिडरेशन के बदले में। क्यूट प्रो 10,000 है। नेक्स्ट 5 डेज कब बना कर देगा? 5 डेज आफ्टर 2 days मोहन डाइज। 2 दिन के बाद मोहन मर जाता है। अब बताइए, कॉन्ट्रैक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, मोहन और सोहन के बीच में था, 2 पार्टीज थे मोहन और सोहन। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना कब परफॉर्मेंस का ड्यू डेट था? नेक्स्ट अगले 5 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था। 2 दिन बीतते हैं, यानी सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन, यानी 2 days आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वन ऑफ द पार्टीज यानी मोहन डाइज। एक ऐसा घटना घटा, इस इवेंट का क्या प्रभाव पड़ा? दिस हैज मेड द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। This incident has made the contract between Mohan and Sohan impossible to perform. Hence, the contract between Mohan and Sohan is described as void. Yani the contract between Mohan and Sohan has become void because it has ceased to be enforceable by law. Therefore, as a result, परिणाम क्या हुआ? The contract between Mohan and Sohan has become void। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट void हो गए, यानी लॉ के द्वारा इन्फोर्स होना बंद हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वैलिड और void का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में वाइड एग्रीमेंट यानी सेक्शन 2 क्लॉज जी, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज आई और इलीगल एग्रीमेंट साथ साथ अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन करेंगे। आप उस वीडियो को वेट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, किए होंगे। हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक को हम इस अपने चैनल पर टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी डिस्क्राइब करेंगे। आपसे आई वुड अर्ज you to subscribe my channel, like and of course share